ये सुपर टेट के क्वेश्चन के बारे में हम व्याख्या करेंगे आज कि सुपर टेट के क्वेश्चन कुछ आपके इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को हमने रखा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आपके डेली हमने आपको बताया था कि टेस्ट नंबर हमारा ये 151 टेस्ट होगा हमारा। आपको हमने आप 5000 क्वेश्चनों को जो होता है टारगेट लिखा गया साइकोलॉजी के देने के लिए, और जिसको हम पूरा करेंगे साइकोलॉजी के। इन्हीं सुपर टेट के क्वेश्चन को आप पढ़ते रहे और हम उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अगले क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखें क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिशों पर, यहाँ लिखा गया है, अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिशों के अनुमान के अनुरूप शुरू किया गया था। NPE न्यू पॉलिसी एजुकेशन 1986 नहीं, CAB नहीं, कोठारी आयोग 1964 या 66, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या एक पाठ्यचर्या 1988। तो आपको बता दें, आपका जो होता ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश जो होता है वो आपका NPE 1986 में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका विकल्प आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देखें क्या कहता है। कहता कि यदि ये कहा जाए कि 7वीं कक्षा के छात्र पढ़ने और लिखने में ईड सक्षम नहीं है तो इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। हमने ईडम पढ़ाया था आपको क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो था ईड में सक्षम नहीं है, तो कहता है कि इस स्थिति का महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। कम बुद्धिमान बच्चे, ये कारण नहीं माना जा सकता है। माता पिता के लापरवाही, ये भी नहीं हो सकता है। नो डिटेंशन पॉलिसी, ये आपका सही है, विकल्प नंबर सी। यदि कहा जाए कि 7वीं कक्षा के छात्र पढ़ने लिखने में ईड सक्षम नहीं है तो इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी आपकी सही नहीं है, इसलिए जो होता है इसे हम सी का विकल्प देते हैं। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। कह रहा तेजी से तकनीकी प्रगति के आधुनिक युग में इसका सबसे गंभीर दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। शिक्षकों की भूमिका खत्म हो जाएगी, क्लासरूम स्मार्ट हो जाता है, सीखना आसान हो जाएगा, नैतिक मूल्यों का नष्ट हो जाना। जो शिक्षा में तकनीकी प्रगति जो होता है आधुनिक युग में बढ़ रही है, कह रहा है इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो आपको हम बता दें इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं कि नैतिक मूल्यों का नष्ट होना। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होगा कि नैतिक मूल्य आपके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बस इतना है, विकल्प नंबर डी आपका ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। RTI अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास की तैयारी निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी होती है। स्कूल हेड टीचर की, आप देखेंगे स्कूल हेड टीचर की। कह रहा है कि विद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति की, बी, ऑप्शन बी आपकी सही है। देखेंगे कि RTE जो होता है अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में विकास की तैयारी निम्नलिखित में से जो जिम्मेदारी की गई है वह स्कूल प्रबंधन समिति को दी गई है। स्कूल प्रबंधन समिति को दी गई है। तो प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी ये आपकी होती है कि आपके जो होते हैं स्कूल का पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की जिम्मेदारी। ठीक है, आगे लिखेंगे। कह रहा विकट शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित में से विश्वास नहीं करता है। कौन विकट शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित में से विश्वास नहीं करता है। किस पे, सामाजिक मुद्दे पर कई विचारों की स्वीकृति गलत करता है इस पे। ठीक है, रोल मॉडल का पालन करने के लिए ये गलत है। इस पर जो होता है विकल्प नंबर आपका 20 सही है। ठीक है, विकट शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित में से विश्वास नहीं करता है। देखिए, सामाजिक मुद्दों पर कई विचारों की स्वीकृति पर विश्वास करता है। ठीक है, जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र ये भी विश्वास करता है, सामूहिक चर्चा के माध्यम से ये भी विश्वास करता है, लेकिन रोल मॉडल पालन करने के लिए ये विश्वास नहीं करता, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आप मारेंगे क्योंकि ही नहीं करता है। अगले क्वेश्चन ध्यान रखेंगे।
कहता है कि द्वारा सीखने के सिद्धांत में व्यवहार संकेतों का उपयोग किया जाता है। किसने कहा कि सीखने का सिद्धांत व्यवहार में संकेतों का उपयोग किया जाता है? कोहलर ने, हॉल ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ये किसने सिद्धांत दिया था? स्किनर। अर्थात दिए गए सीखने के सिद्धांत में व्यवहार संकेतों का उपयोग जो होता है स्किनर ने इसके द्वारा कहा था। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी आपका ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा गठन के अनुक्रम में पहला कदम माना जाता है? पृथक्करण, अनुभव, अंतर, सामान्यीकरण। क्या कह रहा है? एक अवधारणा गठन के अनुक्रम में पहला कदम क्या माना जाता है? तो आपको बता दें पहला कदम अनुभव का होता है। पहला कितना अनुभव है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला कदम किस पर होगा? अनुभव के होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि छात्र अपने शिक्षक का मुख्य रूप से उसका कारण सम्मान करता है। छात्र अपने शिक्षक के मुख्य रूप से उसके कारण सम्मान करता, किस कानूनी अधिकार के? नहीं। अगर कानूनी अधिकार के तहत अगर टीचरों का सम्मान किया जाए तो ये गलत बात है। ठीक है, व्यक्तिगत ईमानदारी और सद्भावना से, ये सही है आपका, विकल्प बी आपका सही है। लोकप्रियता और प्रभाव से, ये गलत है। वयस्क की स्थिति से भी गलत है। व्यक्तिगत की ईमानदारी और सद्भावना, अर्थात विकल्प नंबर बी ऑप्शन क्या है? सही निकल रहा है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक तत्व नहीं है? रचनात्मक तत्व नहीं है। क्या रचनात्मक तत्व नहीं? बारंबारता, ये तो आपका रचनात्मक तत्व है। ठीक है, बातचीत जो होता है, ये बातचीत रचनात्मक तत्व थोड़ी नहीं होता है, ये तो गलत है, बातचीत नहीं है। ठीक है, लचीलापन नहीं है, विस्तार ये भी, बारंबारता ये भी है, लेकिन जो था बातचीत जो होता है रचनात्मक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किल पत्रिका की परियोजना विधि का एक परिणाम है। किसका? किल पत्रिका या किल पत्रिक की परियोजना विधि किसका परिणाम माना जाता? अकेले प्रगतिवाद के? नहीं। व्यवहारिकता और यथार्थवाद, ये सही है। कौन? विकल्प नंबर वी आपके देखेंगे। व्यवहारिकता और यथार्थवाद जो होता है, ये जो होता है किल पत्रिक की परियोजना विधि का एक परिणाम माना जाता है। ठीक है, किल पत्रिक परियोजना। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे क्या कहता है। कहता कक्षाओं में भौतिक वस्तुओं का समूहीकरण उनके लक्षणों के आधार पर करना, यहाँ पर डॉट डॉट दे दिया, कि एक विशेषता होती है। भेद द्वारा अधिगम? नहीं, ये नहीं होता है। सिद्धांतों का अधिगम? ये भी नहीं होता है, भरा जाएगा। संकल्पना अधिगम, ये सही है। ठीक है, कौन सा? संकल्पना, ठीक है, अधिगम, संकल्पना अधिगम, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आपके कंसेप्ट लर्निंग जो होता है यहाँ पर भराएगा, क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट इनटू द क्लासेस विद द देयर जो होता है करेक्टर्स, यहाँ लिखा नहीं, दिख रहे हैं, लिखा गया करेक्टर स्टैटिक्स जो होता है, ये फ्यूचर ऑफ जो होता है कंसेप्ट लर्निंग, अर्थात संकल्पना अधिगम भराएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता क्या है? हमने आपको वार्ता बताकर क्वेश्चन बताया था कि परिपक्वता क्या शब्द होता है। अभ्यास और प्रयास करना, ये परिपक्वता नहीं होती। व्यक्तिगत जन्मजात शील गुणों को प्रदर्शित करना, ये आपका जो होता है परिपक्वता क्या होता है? यही है, व्यक्तिगत के जन्मजात शील गुणों को प्रदर्शित करना ही क्या करता है? परिपक्वता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे। बागवानी को किस शैली की शिक्षा कहा जाता है? गतिक अधिगम शैली, अनुप्रयोग अधिगम शैली, केवल श्रवण शैली, केवल दृश्य अधिगम शैली। तो आपको हमने बताया था, पढ़ाया था कि गतिक अधिगम शैली को हम बागवानी शैली के भी कहा जाता है। किसको? गतिक अधिगम, ठीक है, अधिगम शैली,
अधिगम शैली जो होता है, ऑप्शन नंबर ए ही आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए। पुनर्बल के प्रत्याहार से अंतःक्रिया दर में कमी को कहा जाता है। किसको? पुनर्बल या पुनर्बलन के प्रत्याहार से अंतःक्रिया दर में कमी को कहा जाता है। स्वतः पुनर्लाभ नहीं, स्वतः पुनर्लाभ नहीं होता है। विलोपन, डिलेशन जिसे कहा जाता है, ये सही है। पुनर्बल के प्रत्याहार में अंतःक्रिया के दर में कमी को जो होता है हम क्या कर सकते हैं, विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि विलंबित पुनर्बलन के प्रभाव से विलोपन दर में, यहाँ विलोपन दर में जोड़ना है, सिर्फ वृद्धि होती है ना सिर्फ कमी होती है। देखिए, विलंबित पुनर्बलन के प्रभाव में जो होता है विलोपन दर में हमेशा क्या होती है, देयर इज ओनली शॉर्टेज, अर्थात सिर्फ क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है? सिर्फ कमी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, सिर्फ कमी होती है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे। दीपावली का त्यौहार मनाना इस परियोजना को पूरा करने के दौरान बच्चों को एक समूह अंक गणित जो होता है सूत्र सीख जाता है। इस प्रकार आकस्मिक अधिगम कहलाता है, या औपचारिक अधिगम कहलाता है, या अनौपचारिक अधिगम कहलाता है, या गैर अनौपचारिक अधिगम कहलाता है। तो ये जो होता कह रहा है कि दीपावली के त्यौहार मनाना इस परियोजना को पूरा करने के दौरान बच्चों को एक समूह अंकगणित सूत्र सीख जाता है। ये एक प्रकार के आकस्मिक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आकस्मिक अधिगम कहलाता है, आकस्मिक अधिगम कहलाता है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सहचार्य अधिगम सिद्धांत नहीं है? हमने आपको सहचार सिद्धांत पढ़ाया था, इसमें कहा था कि सहचार अधिगम सिद्धांत नहीं है। परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, या गेस्टाल्ट सिद्धांत, या उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत। तो आपको क्वेश्चन पढ़िए, इसमें दिखा गया कि निम्नलिखित में से सहचार अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत ये तो आपका है, ठीक है, इसमें दो राय है नहीं। गेस्टाल्ट का जो होता है सिद्धांत ये आपका नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी नहीं है आपका। ठीक है, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी है, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत ये भी है, लेकिन सहचार अधिगम सिद्धांत में गेस्टाल्ट का सिद्धांत शामिल नहीं किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अपनी चाबियों की टीवी के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की खूंटी बदल दी है, फिर भी चाबियां टांगने की टीवी के पास चला जाता हूं। ये उदाहरण किसका होता है? ये उदाहरण जो होता है आपका अनुबंधन का होता है। किसका माना जाता है? अनुबंधन। आप वहां से बन चुके हैं, इसलिए ये क्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। ये क्रिया अनुबंधन कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर, इसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट, अंग्रेजी में ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये क्रिया कॉन्टैक्ट कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। क्या कहता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बल निर्भर करता है। किसमें? क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बल निर्भर करता है। उद्दीपन प्रकृति पर नहीं, अनुक्रिया की प्रकृति पर सही है, द नेचर ऑफ द रिस्पांस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अनुक्रिया की प्रकृति पर जो होता है निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचार्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? हमने लिखाया था कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचार स्थापित करने वाले प्रक्रम को जो होता है अधिगम कहते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। ये हमने अधिगम में बताया था कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सहचार स्थापित करने वाले प्रक्रम को हम अधिगम के नाम से जानते हैं। तो आपको टोटल हमने आज कितने क्वेश्चन पढ़ाया? 20 क्वेश्चन को जो होता है आपको हमने सॉल्व कराया है। तो ये हमारा वीडियो जो होता है अपने दोस्तों या ग्रुप में जो होता है जो सुपर टेट की तैयारी करते हैं,
अर्थात जो सुपर टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको जो होता है डेली जो होता है 20 से 30 क्वेश्चन जो होता है आपको अधिगम सिद्धांत या बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर आपके जीएस के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये हमारा मैथ का क्लास चलता है, मैथ का क्वेश्चन आप मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो होता है अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए जिससे हमारा वीडियो सभी के पास पहुँचे। तो आज का क्लास यहीं पर जो होता है।